जब चार्ज इस सरफेस के बाहर लाई करेगी तो वो चार्ज का इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन वो जीरो होगा, लेकिन वही चार्ज अंदर होगा तो वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं बना रहा है, सरफेस पे डेफिनेटली बना रहा है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है वो एक जगह सेंटर होकर दूसरी तरफ से बाहर आ जाती हैं। सो इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस यू शुड बी वेरी क्लियर दैट क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसका आउटवर्ड एरिया वेक्टर को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ क्यूबिकल सरफेस, ना ये जो सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं उसको फॉर्मली हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। लेट अस टेक अ क्यूबिकल क्लोज सरफेस and if I ask you how many such flat surfaces are existing, how many area vectors will you assign to this Gaussian surface? As I told you कि किसी भी closed surface को हम ये imaginary closed surface जो है वो एक Gaussian surface कहलाता है। तो एक मैंने सिंपल क्यूबिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाया है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि देर आर 6 फ्लैट सर्फेसेस टू दिस गॉसियन सरफेस। सो देयर विल बी हाउ मेनी एरिया वेक्टर्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज सरफेस? देयर विल बी 6 एरियाज बिकॉज देयर आर 6 फ्लैट सरफेसेस। तो यहाँ पर एक एरिया वेक्टर A1 हो जाएगा, नीचे की तरफ एक A2 हो जाएगा, राइट की तरफ एक A3 हो गया, देखिए, और पीछे की तरफ जो है उस तरफ अपन एक A4 डाल देते हैं, ऊपर की तरफ A5 ले लेंगे, सारे हमने ले लिए A1, नीचे की तरफ वाला A2, उधर वाला A3, A4, A5 और आपकी तरफ आने वाला जो सरफेस है उसको हम A6। तो आप देख पा रहे हो कि there are 6 flat surfaces and accordingly there are 6 area vectors associated with it. But if it is a curved cylinder, for example, if it is a Gaussian surface, a curved cylinder, how many area vectors you can visualize? Let's see. Let me draw that and just think कि कितने पॉसिबल एरिया वेक्टर्स आप इसमें ड्रॉ कर पा रहे हो। और दूसरी बात ये भी है कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। एक्चुअली एरिया डिवाइड्स द स्पेस इनटू 2 पार्ट्स, इनसाइड स्पेस एंड आउटसाइड स्पेस। तो हमें एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड बनाना है, अवे फ्रॉम द आउटवर्ड साइड में बनाना है। सो दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। नाउ इफ आई take a cylindrical Gaussian surface, for example, and I want you to tell me how many area vectors are there. So obviously the cylindrical, a closed cylinder would basically consist of a curved part and 2 flat parts, right? तो अगर मैं इसको बंद रखना चाहता हूँ तो एक cylindrical Gaussian surface अगर होगा तो आप देख पाओगे कि this cylindrical Gaussian surface will have 2 flat surfaces on the left and right. So यहाँ पर एक एरिया वेक्टर A1 बन जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक A2 वेक्टर बन गया। बट उसके बाद completely a curved surface, and you must remember that I told you that जब अपन curved surface बनाते हैं तो curved surfaces के पास होती हैं infinite number of area vectors। तो अगर मैं पीछे की तरफ भी बनाऊँ तो हमारे पास कर्व्ड सरफेसेस में बहुत सारे एरिया वेक्टर्स आ जाएंगी। ये देखिए, you will have many area vectors now. So you will have these kind of area vectors, you know, you just look at this. I'm just drawing alternate ones as shaded, नहीं तो पूरा merge हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि कर्व्ड सरफेसेस के लिए हर जगह पर कर्वेचर के अलॉन्ग एरिया वेक्टर्स बनती चली जाएंगी, एंड देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स फॉर दिस। तो यहाँ पर इफेक्टिवली देखा जाए तो देयर विल बी सो मेनी इनफिनिट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स फॉर द कर्व्ड सरफेस, एंड फॉर फ्लैट सरफेसेस इट विल हैव ओनली 1 यूनिक एरिया वेक्टर। व्हाट अबाउट अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस? सी, मैं ये सारी चीज़ें अभी से इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट व्हेन वी अप्लाई टू समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू द गॉस लॉ तो आपको दिक्कत नहीं होगी जब अपन एरिया वेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगर होगा तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को हम लेट्स सी, यू नो हाउ वी कैन ड्रॉ दिस। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो होती है so I can draw these latitudes and I can also draw the longitudes. So when I draw these latitudes and longitudes
I'll end up with area vectors which are so many number of area vectors. ग्लोब के डायग्राम तो आपने देखे हुए हैं, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, तो you would be able to appreciate that there are so many infinite number of area vectors pointing in various directions, and you'll be able to see that there will be infinite number of area vectors. And दो बातों का यहाँ पर हमने ध्यान दिया है. एक तो यह है कि area vectors are outward normals and they are positive, and secondly, where is a curved surface, then there are infinite number of area vectors, and there is a flat surface, you can assign one unique area vector to that flat surface. So we would be calling these kind of essentially हमारे पास तीन ही प्रकार की गॉसियन सरफेस हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने ड्रॉ किया है. एक मैंने क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस दिखाया था, आप रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस बना सकते हो. एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया और एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया. तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस भी बना लेते हैं, एंड देन you can just keep it in your notebook as a record, and you can say that there are so many Gaussian surfaces here. Flat surface area vectors हो गए. ये हमने एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस लिया है, और उसके जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं उसके परपेंडिकुलर हम लोग 6 एरिया वेक्टर्स बना देते हैं. 1 2 3 4 5 6. So 6 flat surfaces, and there are 6 Gaussian surfaces. 6 flat surfaces of the Gaussian surface, and there are so 6 area vectors. तो हमारे पास सिर्फ इतना आपको दिमाग रखना है when we are going to apply to various situations. तो what is the first application of the Gauss law that we can see here, which is very important और जो कि बोर्ड्स में बार बार पूछा जाता है. Let's come to that. So this I hope you have understood, and you're able to visualize it pictorially in your mind about the three-dimensional surfaces. Now we're coming to the application of Gauss law. In the application of Gauss law, we are going to first apply this Gauss law to find out calculation of electric field. Application number 1. Derivation of electric field due to symmetric charge distributions. तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक अच्छी सी सिमेट्री हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान होता है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से डिराइव कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ. सो व्हाट विल फर्स्ट टेक इज एन case of an infinite line charge, and you remember that I asked you to draw the electric lines of force for an infinite line charge, and nobody has submitted the homework on that. तो ये जो infinite line charge है, आप देख पा रहे हो कि this would extend on both sides to infinity, and it's a line charge, so it's going to have a linear charge density, as we discussed in your earlier lectures, that this would be carrying some kind of charge per unit length, and that we defined it as lambda coulomb per meter. That is a standard symbol that we use for the charge distribution. तो यहाँ पर हम assume कर रहे हैं कि जो infinite line charge है, it's carrying positive charge, and it is uniformly distributed, and it carries lambda coulomb per meter of linear charge density. So look at the words carefully. Linear charge density की बात हो रही है यहाँ पर. तो लीनियर मतलब क्या है? along a line. चार्ज डेंसिटी मतलब the distribution of charge along the line. तो उसको हमने वैल्यू क्या ली है? लैम्डा कूलम पर मीटर. हर टुकड़े में एक ही चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें गॉसियन सरफेस अपना ही इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है. तो ये लाइन चार्ज है. अगर आप स्पेस में लाइन चार्ज को इस तरह से माने, तो इस लाइन चार्ज से हम किसी आर दूरी पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. तो उस पॉइंट को अगर हम लें, और अगर मैं हर जगह पर इस तरफ सर्कुलरली घूमूं, तो विल यू बी एबल टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि हर जगह पर जो, अगर मैं सेम डिस्टेंस में इस लाइन चार्ज से रहूँगा, तो क्या हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी सेम होगी? आई बिलीव इट शुड बी सेम, बिकॉज हम
इलेक्ट्रिक जो लाइन चार्ज है उससे हम हर एक जगह पर एक ही डिस्टेंस पे घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन चार्ज से अगर हम एक ही डिस्टेंस पे घूमते रहेंगे तो हमारी डिस्टेंस हमेशा यहाँ से कांस्टेंट रहेगी। तो हर जगह पर बिकॉज वी आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, सो द फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो हर जगह सेम रहेगी। तो लुकिंग एट दिस, एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू बेसिकली नो एज अ नॉलेज और बाय विजुअलाइजेशन, दैट जो लाइन चार्ज होती है उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो एकदम रेडियली बाहर आ रही होती हैं हर तरफ से। यू मस्ट हैव सीन दैट कोम्ब, जो ब्रश टाइप का कोम्ब होता है जिससे हम हेयर कॉम्बिंग करते हैं, उसकी जो ब्रिस्टल्स निकलती हैं वो कैसी होती हैं, यू कैन बी एबल टू विजुअलाइज दैट दैट्स द वे द